डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे मेंडल और मेंडल के वर्क के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है कि ग्रेगर जोहान मेंडल कौन थे, ठीक है, किस तरह से उन्होंने अपना काम किया और कैसे उनको फेमस मतलब कि ठीक है उनको क्या मिली बेटा, पब्लिसिटी कैसे मिली, वो उसके मरने के बाद उन्हें मिली थी। ठीक है, हम ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। ओके, कौन से प्लान के पर उन्होंने काम किया, किस तरह से काम किया। ये देखो, अगर मैं आपको बात करूँ कि ये पहले ऐसे, देखो ही इज़ नॉट अ साइंटिस्ट। सबसे पहली मेन बात तो ये है कि कोई साइंटिस्ट नहीं थे। ही इज़ नॉट अ साइंटिस्ट। ये कोई भी साइंटिस्ट नहीं थे। ठीक है, तो अगर आपको जब मैं इसकी स्टोरी बताऊंगी किस तरह से कहाँ इनका जन्म हुआ, कैसी फैमिली में इनका जन्म हुआ, कैसे कैसे इन्होंने एजुकेशन ली, तो आप इससे ज़रूर सीखना बेटा। इस चीज़ से हमें एक चीज़ ज़रूर मिलती है, अगर हम किसी चीज़ को कोई काम मकसद से करेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको सीधा से एग्जाम्पल बताऊं, इमेजिन करना जैसे कि दो मिस्त्री हैं। क्या है भाई, दो तरह के क्या हैं, मिस्त्री हैं। मिस्त्री मतलब जो घर बनाने वाला है एक तरह से। तो दोनों की अपनी अप्रोच देखना, दोनों की स्टेटमेंट देखना। किसी ने पूछा कि एक से तो पूछा कारीगर से कि तुम क्यों बना रहे हो भाई, तो ये कह रहा है कि मैं अपने हाथ से इतना अच्छा महल बनाऊंगा कि लोग देखेंगे और क्या होगा भाई, जिन कारीगरों ने बनाया उसका नाम होगा। आई मेरी बात समझ में। और एक ने कहा कि मुझे तो कोई काम नहीं मिला, इसलिए मेरी तो मजबूरी है, मुझे घर बनाना पड़ रहा है। तब दोनों के अंदर देखो काम वही है, दोनों ही काम कर रहे हैं, लेकिन एक के अंदर पॉजिटिविटी है। एक के अंदर क्या पॉजिटिविटी है कि मुझे कोई चीज़ करनी है और मुझे वो क्या करनी है, मतलब चाहे उसका रिजल्ट कैसा भी आए लेकिन मेरी तरफ से बहुत अच्छा करूँ, ताकि कल को लोग कहें तो मुझे क्या दे कि अप्रिशिएशन दे, मुझे नहीं जितने जिन्होंने बनाया जो भी है जो काम करा उसको अप्रिशिएशन मिले। आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा। एक ने क्या किया, अपनी मजबूरी बता दी उसे। तो ऐसे ही यहाँ पर भी अगर मैं बात करूँ तो ये कोई साइंटिस्ट नहीं थे, इनका इंटरेस्ट था वो काम करने के लिए और धीरे धीरे काम करते चले गए। बट उनका मेन एम ये नहीं था कि भाई मैं ये काम कर रहा हूँ तो उन्होंने अप्रिशिएशन मिले, कि यहाँ लोगों का भाई जितना मुझे इस चीज़ से नॉलेज मिली है मैं वो सबको नॉलेज दूँ, मैं सबको वो नॉलेज दूँ। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, अगर मैं आपको बात करूँ, अभी मैं बता रही ही इज नॉट अ साइंटिस्ट। और सीधी सी बात है कि ग्रेगर जोहान मेंडल ही पहले ऐसे व्यक्ति आए थे जिन्होंने इनके बारे में वर्क किया था, हेरिडिटी के बारे में नहीं। इनसे पहले बहुत ज़्यादा आ चुके थे। एरिस्टोटल भी इनका नाम आता है, हिप्पोक्रेटस का भी नाम आता है जिन्होंने फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसे काफ़ी साइंटिस्ट के नाम आते हैं जिन्होंने क्या कहा था कि कुछ मतलब कि अलग अलग, कोई तो कह रहा था मेल को ही सुपर बताया था कि मेल या मेल की के पावर अंदर ऐसे जिससे क्या होते हैं बच्चों का जन्म होता है। तो ऐसे काफ़ी थ्योरीज आई जिसका कोई एविडेंस नहीं था। और इससे पहले जो मेन की कुछ ऐसी चीज़ें क्या जो मतलब पेरेंट्स से बच्चों के पास पहुंचती है तो क्यों कोई भी उसके बारे में नहीं बता पाया था, सर्च के ऊपर सर्च चलती जा रही थी। लेकिन मेंडल को भी ये नहीं पता था कि मैं ऐसा काम कर जाऊंगा जिससे मुझे लोग याद करेंगे, कुछ भी करेंगे। तो मेंडल के बारे में यहाँ चलो हम डिस्कस करते हैं। मेंडल कौन थे? मेंडल एक साइंटिस्ट नहीं थे। मेंडल इन 1822 के अंदर जर्मनी में इन अ पीजेंट फैमिली उनका जन्म हुआ। पीजेंट फैमिली जो फार्मर फैमिली होती है, क्या होता है, फार्मर वीक फैमिली थी, मतलब गरीब थी, पुअर फैमिली थी ये। ठीक है, यहाँ पर इनका क्या हुआ, जन्म हुआ। ठीक है, तो वहाँ पर गरीब फैमिली थी, घर का ही मतलब खुद का ही खाना पानी चल पा रहा था। तो उन्होंने क्या कहा कि उसको कुछ साधन नहीं मिल पा रहे थे तो वो एक मॉन्क बन गया। क्या बन गया बेटा, एक मॉन्क बन गया, एक भिक्षुक बन गया। और कहाँ पर, ऑस्ट्रिया के अंदर, कहाँ पर, ऑस्ट्रिया में गया और वहाँ पे क्या किया बेटा, एक मॉन्क भिक्षु बन गया। अब जैसे कि सीधी सी बात है, उस टाइम की बात है, 1848 समथिंग इस तरह की कुछ बात है। उसमें 1822 उसके बाद 1835 के अंदर ही चले गए थे। तो यहाँ पर इनकी देखो बर्थ वगैरह की डेट, जो मैं आपको यहाँ पे डेट याद करने के लिए, ईयर याद करने के लिए बताऊंगी, वो ईयर ज़्यादा जरूरी है। तो वहाँ पे उन्होंने 7 या 8 साल के थे तो वहाँ पे क्या चले गए थे, 1830 के अराउंड वो भिक्षु बन गए थे। जैसे आपको पता भी हमारे टाइम पे हमारे यहाँ पे गुरुकुल्स होते थे। गुरुकुल में खाली जो जाता है भिक्षुक जिसे बोलते हैं कि भाई वो खाना ये घर घर जाके कुछ चीज़ें भी इकट्ठी, खाने पीने की चीज़ें भी इकट्ठी करके लेके आता है। वो रह रहा है उस आश्रम में जहाँ पे रह रहा है उसकी साफ सफाई भी करता है, कोई खेती करता है, तो अलग अलग काम दिए जाते हैं जैसे आपने पढ़ते हो। और इन दिनों में अगर आपने
लॉकडाउन के अंदर श्री कृष्ण देखिए, रामायण देखिए, तो इसमें भी आपने देखा कि उनका एक गुरुकुल का पार्ट दिखाया गया है। जो राजा का बेटा है, चाहे कोई गरीब है, तो सबको काम करने ही करने पड़ते हैं। तो इन द सेम वो ये भी भिक्षु बना, तो इसको भी काम की जिम्मेवारी दी गई थी। और इसको क्या काम की जिम्मेवारी दी गई थी कि तुम्हें गार्डनिंग करनी है, तुम्हें क्या करनी है, गार्डनिंग करनी है। क्या करनी है, गार्डनिंग करनी है, कि तुम्हें गार्डन के अंदर सब्जियों को ग्रो करवाना है, क्योंकि जो सब्जियां और वो सब्जियां ग्रो करवाने जो हमारी डेली नीड्स को पूरा करें। यानी कि भाई हमें उनकी जरूरत तो कम है नहीं, नॉर्मल गाजर हो गई है, ये क्या बोलते हैं मटर हो गई है, टमाटर, ये सारी चीजें आपको ग्रो करवानी है ताकि रोज की नीड भी हमारी पूरी होती चली जाए। ठीक है, तो उन्होंने गार्डनिंग को किया। तो वहीं से उन्होंने, आपको पता है गुरुकुल के अंदर सेम वही यहाँ पे मॉन्स्ट्री होती है, क्या बोलते हैं बेटा इनको, मॉन्स्ट्री। हमारे यहाँ पे गुरुकुल बोल देते हैं, चर्च में चर्च और वहाँ पे मॉन्स्ट्री, जहाँ पे चर्च भी है, हमारे मंदिर भी होता है, सब चीजें होती हैं। इन द सेम वे वहाँ पे क्या है भाई, फॉरेन के अंदर क्या था, मॉन्स्ट्री बोला जाता था एज ए चर्च मतलब उसके पास जमीन थी, वहाँ पे भिक्षुक आ रहे थे। ठीक है, उनको मतलब कि क्या करवाया जाता था, सारे काम भी करवाए जाते थे, साथ में पढ़ाया भी जाता था, गुरुकुल में पढ़ाया जाता था। तो सेम इनको भी, तो वो अगर मैं बात करूं तो इनका इंटरेस्ट मैथ्स के अंदर था, स्टैटिस्टिक्स के अंदर था। ठीक है, और अगर मैं बात करूं तो इनका इंटरेस्ट फिजिक्स के अंदर भी था, और इनका अंदर गार्डनिंग मतलब प्लांट्स के अंदर भी था। किसके अंदर इंटरेस्ट था, उन्होंने प्लांट्स, इन सब के बारे में वो स्टडी कर रहे थे। और फिर उन्होंने काफी साल तक वहां पे रहे। उसके बाद में, क्योंकि एक जगह देखो कम से कम जो काम कर रहे हैं कंटिन्यू अच्छा काम कर रहे हैं, तो उन्होंने काफी बार अपनी लाइफ में टीचर के लिए भी अप्लाई किया कि अलग जगह में टीचर बन जाऊं। तो इन्होंने क्या किया भाई, जैसे कि हमारे यहाँ पे टेस्ट होते हैं ना टीचर के लिए, तो वहां पर भी टेस्ट होते थे, तो टेस्ट को क्वालिफाई नहीं कर पाए तो टीचर नहीं बने। तो वहां पे मतलब काम अच्छा करते जा रहे थे। तो वहां पर ये वियना, ऑस्ट्रेलिया के अंदर वियना, वहां पे एक बड़े से मॉन्स्ट्री के क्या बन गए, मेन चर्च जो पादरी होते हैं वो बन गए। क्या बन गए बेटा, वो जो मेन हेड होते हैं पादरी है वो बन गए वहां पे। ठीक है, तो वहां पर ये भी नहीं कि जो पादरी बन जाता है जो भी है मॉन्क, तो उसको ये नहीं कि कुछ काम नहीं करना पड़ता। तो वहां पर अभी बड़ा हो चुका था, तो इसने क्या किया, ट्रेन करना शुरू किया बच्चों को। और साथ में यहाँ पर भी इसको क्या जिम्मेवारी दी गई थी, मतलब वो हेड बना वहां पे, एक तरह से हेड ऑफ द मॉन्क बना। ठीक है, तो वहां पर भी जिम्मेवारी सबको मिलती है। तो उसने जो चूज किया वो क्या किया, प्लांट के ऊपर वर्क करना शुरू किया। किसके ऊपर, क्या किया इन्होंने, प्लांट। और इसको प्लांट के ऊपर पहले इसको इंटरेस्ट था, तो इन्होंने वहां पे प्लांट हाइब्रिडाइजेशन किया। क्या क्या, प्लांट की हाइब्रिडाइजेशन किया। तो वो प्लांट को स्टार्टिंग से ही ग्रो कर रहा था, तो देखता था कि किस तरह से प्लांट के वही कैरेक्टर उसकी नई जनरेशन में आ रहा, तो वो सब चीजें वो उसके बारे में सर्च कर रहा था। तो जब वो बड़ा हुआ, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, बड़ा था काफी बड़ा, जब उसके बारे में उन्होंने सब चीजों के बारे में स्टडी की। मैं भी कह रही हूँ, इज नॉट अ वेल ट्रेंड टीचर भी नहीं था वो बहुत अच्छे से कि ट्रेन कर सके, उसे खुद के बारे में ही नॉलेज, उसको वैसे नॉलेज बहुत ज्यादा थी। देखो टीचर दो तरह के होते हैं, टीचर के हर पास क्या होती है, नॉलेज होती है। एक टीचर ऐसा होता है जो एक्सप्रेस कर सके, जैसे कि उसको पता सब कुछ है। दोनों टीचर है, दो टीचर है, दोनों टीचर को पता सेम टू सेम चीज है। अब है कि बच्चों के सामने एक्सप्रेशन किस तरह से करना है। एक ने वही चीज क्या किया, गोलमोल घुमा दी और उसे पता ही नहीं लगा। और एक टीचर ऐसा होता है कि सीधा उसने बताया और बच्चों के सीधे दिमाग में वो बात फिट हो गई। तो इसने ये भी, इसकी में ये भी आता है, इज नॉट अ वेल ट्रेन्ड टीचर। वेल ट्रेन्ड टीचर का मतलब क्या है बेटा, क्या है कि वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता था, बाकी उससे नॉलेज थी, मैथ बहुत अच्छा था, स्टैटिस्टिक्स बहुत अच्छी थी, फिजिक्स के बारे में, प्लांट्स के बारे में, प्लांट के बारे में कंटिन्यू स्टडी कर रहा था। जब वो नई जगह पे आया, वियना मॉन्स्ट्री के अंदर आया, तो उसने अपना वही पेशा चूज किया। उसने पढ़ाने की बजाय उसने क्या किया कि प्लांट के ऊपर वर्क किया, और क्योंकि पढ़ रहा था, प्लांट हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर काम किया उन्होंने। और उस गार्डन में वही सेम काम कर रहा था। और उस गार्डन के अंदर उन्होंने काफी प्लांट थे वैसे, लेकिन जिस प्लांट को चूज किया उसने पी प्लांट को चूज किया। किसको चूज किया, पी प्लांट। क्वेश्चन आता है हमारे पास में, बोर्ड में भी आता है, वैसे भी आता है, ऑन विच प्लांट मेंडल वर्क, मेंडल ने कौन से प्लांट पे वर्क किया। और पी का साइंटिफिक नेम क्या होता है, पाइसम सटाइवम होता है। क्या नाम होता है बेटा, पाइसम सटाइवम क्या होता है, इसका साइंटिफिक नेम होता है ये भी। और उन्होंने कितने साल तक काम किया उसके ऊपर, 7 इयर्स तक काम किया। ये जरूर याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये ईयर आपको याद रखना है। 1856 से लेकर 1867 तक 7 साल तक काम किया।
कितने साल तक काम किया इन्होंने? 7 साल तक काम किया। क्यों चूज किया पी प्लांट मैं आपको बाद में बताती हूँ, खाली मैं अभी आपको इसकी एक स्टोरी बता रही हूँ मेंडल के बारे में। इन्होंने पी प्लांट को चूज किया और 7 साल तक काम किया। और इन्होंने क्या किया, मेन इसका यही था, इन्होंने प्योर प्लांट्स को चूज किया एक्सपेरिमेंट कर करके, सेल्फ फर्टिलाइजेशन करके। मतलब एक प्लांट क्या था, टोल प्लांट था, ध्यान देना, इसने एक्सपेरिमेंट किया है। एक प्लांट क्या था, टोल, तो टोल के अंदर उन्होंने क्या की, सेल्फिंग करवा दी, आर्टिफिशियल क्या की, हाइब्रिडाइजेशन करवा दी। पता है ना सारे बच्चों को हाइब्रिडाइजेशन कैसे करते हैं? पहला स्टेप क्या होगा, इमैस्कुलेशन, सिलेक्ट किया भाई वो प्लांट, सिलेक्शन हुआ, फिर इमैस्कुलेशन, रिमूवल ऑफ द एंथर करवाया, फिर क्या क्या उसी के स्टेमन मतलब क्या क्या उसके ऊपर स्प्रे कर दिए। तो ये सारी चीजें इन्होंने क्या किया बेटा, उसमें मेनली क्या क्या इन्होंने सेल्फिंग उसकी करवाई। तो मेन प्लांट क्या निकल के आया, टॉल ही निकल के आया। जब उसने ड्वार्फ के अंदर भी करवाई तो मेन प्लांट क्या निकल के आया, ड्वार्फ। अब इन्होंने प्योर टोल लिया, प्योर ड्वार्फ लिया, और उसके बाद इनके बीच में जब क्रॉसिंग करवाई तो अब इन्होंने क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवा दी। क्या करवा दी इन्होंने, अब इनके बीच में क्रॉस फर्टिलाइजेशन। तो जो नया प्लांट बन के आया तो उन्होंने रेशियो निकाला मैथमेटिक्स के अंदर, इन्होंने रेशियो निकाला। और इसकी सक्सेस का सबसे बड़ा यही रीजन था कि उन्होंने एक बार में एक कैरेक्टर को चूज किया। मैंने कहा ना इससे पहले बहुत ज्यादा साइंटिस्ट काम कर रहे थे लेकिन वो अपना रिजल्ट नहीं निकाल पाए क्योंकि वो काम करने के लिए एक से ज्यादा कैरेक्टर को चूज किए जा रहे थे, तो सबका सब ब्लेंडिंग मिक्स होता जा रहा था। लेकिन इसकी सक्सेस का सबसे ज्यादा यही कामयाब इसलिए रहा क्योंकि उसने सबसे पहले काम करते टाइम एक सिंगल कैरेक्टर को ही चूज लिया। पहले प्लांट की हाइट ली, कौन कौन से कैरेक्टर लिया हम सब डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, तो इन्होंने इस तरह से करके 7 साल पी प्लांट के ऊपर काम किया। कितने साल काम किया बेटा पी प्लांट के ऊपर? 7 साल बाद इन्होंने पी प्लांट के ऊपर काम किया और 1865 के अंदर इन्होंने रिजल्ट निकाल दिया सारा का सारा। काम इतने पे क्या, 7 साल। और ये मैथ के अंदर करा, मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स इसको आती थी, तो इन्होंने क्या किया, इतने प्लांट लिए, 7 प्लांट टॉल लिए, 7 प्लांट ड्वार्फ लिए, उन दोनों को क्रॉस करवाया, सारे के सारे प्लांट क्या निकल गए, टॉल निकल गए। 7 और 7 14 प्लांट टॉल निकल गए। फिर उन्होंने क्या किया, उसके बाद में F2 जनरेशन निकाली, सेल्फिंग करवाई, तो 3 टॉल आ रहे थे, 1 ड्वार्फ प्लांट आ रहा। तो उन्होंने इसको काउंट करके दिया, इन्होंने इसको स्टैटिस्टिक्स के अंदर दिया सारा का सारा, ठीक है। तो इस तरह इन्होंने क्या निकाला, रिजल्ट निकाला 1865 के अंदर। जब ये रिजल्ट निकल गया देन 1866 के अंदर इन्होंने पब्लिश्ड कर दिया। वो इन्होंने क्या कर दिया बेटा, पब्लिश्ड कर दिया। और जो पब्लिश्ड किया, आप भी अगर आप बहुत बच्चे, जिन बच्चों को इंटरेस्ट है साइंस वगैरह के अंदर है, तो आप पब्लिकेशंस पढ़ते होंगे। हालांकि हमारे नॉर्मल न्यूज़ में पेपर में नहीं आता है, जो बड़े बड़े जो साइंस से रिगार्ड पेपर होते हैं या पब्लिकेशन, तो उससे रिगार्ड पेपर छपते रहते हैं जर्नलिस्ट के जर्नल उसके अंदर। तो अभी आपको बच्चे, जैसे कि हम PhD करते हैं, कल को आपने MSc नॉर्मल कर सकते हो। MSc करते करते टाइम में अगर कोई सर्च कर रहे हो तो आप अपने ऊपर उसके ऊपर पेपर छाप सकते हो, और उसके अंदर जाते साइंटिस्ट के पास जाते, अगर आपका सही लगता है तो वो आपको बुलाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से सर्च की जाती है, पेपर छपते हैं, जर्नल ये जनरलाइजेशन की जाती है बेटा। जो भी आपने काम किया तो उसको आपको पब्लिश करना पड़ता है, तभी तो उसको देखते हैं। तो उन्होंने क्या किया बेटा, अपना पेपर पब्लिश किया। और इसने गलती, इसका मैं बताऊंगी इसका फेल होने का रीजन क्या था। इन्होंने क्या किया बेटा, अपना पेपर पब्लिश किया, और इनका पेपर का क्या नाम था जिनमें किया, एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ नेचुरल हिस्ट्री ऑफ ब्रून जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जगह थी वहां पर, इसका जो और बड़ा नाम है, बस इतना याद करने की जरूरत नहीं है, पेपर का नाम एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ द ब्लड। उन्होंने अपना रिजल्ट पब्लिश कर दिया, इन्होंने अपना रिजल्ट पब्लिश कर दिया, बट इसका कोई पीछे से ड्रॉप मतलब कि फीडबैक नहीं आया। क्या नहीं आया, फीडबैक नहीं आया। बेचारे ने, उसने 7 साल काम किया, उसे भी ये नहीं पता था कि मैं ऐसा कुछ कर जाऊंगा जो मुझे बाद में याद रखे। उन्होंने पेपर जरूर किया, उन्होंने अपने सारे रिजल्ट जो इतने 7 साल के अंदर किए थे, सारों को रिजल्ट को मतलब वर्क किया, लिखा, फिर उसके जो रिजल्ट निकले कि मैंने इतने प्लांट इतने लिए थे, इतने प्लांट इस तरह के लिए थे, मैंने उनके बीच में जब सेम के बीच में सेल्फिंग करवाई, ये करवाई, तो इतने प्लांट ऐसे आए, इतने प्लांट ऐसे, उसने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया और उसको फिर वो रिजल्ट को पब्लिश कर दिया, ठीक है। और कौन से ईयर में पब्लिश किया, 1866 के अंदर किया, एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ द ब्लड। ये एक पेपर था, उस मतलब जो अखबार होता है उसके अंदर क्या किया, उसने उसको पब्लिश कर दिया, लेकिन उसका किसी ने नोटिस नहीं किया।
क्योंकि वो एक साइंटिस्ट नहीं थे, वो एक साइंटिस्ट नहीं थे। उसका फेल होने का रीजन, जो इसका फेल होने का रीजन क्या था? काम सही है लेकिन वो अपने आप को, उसको दुनिया देख नहीं पाई थी। सबसे बड़ा जो इसका था, ही पब्लिश्ड हिज रिजल्ट, he published his result ऑस्ट्रेलिया ब्रून के अंदर ही जगह, he published his result in a local paper, लोकल जर्नल, लोकल न्यूज़पेपर, लोकल पेपर के अंदर, लोकल के अंदर इन्होंने क्या किया? पब्लिश कर दिया, जिसको हर साइंटिस्ट ने नहीं पढ़ा। सेकंड, जिन साइंटिस्ट ने पढ़ा उसको, जिन साइंटिस्ट ने पढ़ा, क्योंकि उसने अपना रिजल्ट किसके अंदर दे रखा था? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के अंदर, स्टैटिस्टिक्स के अंदर दे रखा था। किसके अंदर दे रखा था? स्टैटिस्टिक्स में। कहाँ बायोलॉजी के बारे में जानने वाले, कहाँ कौन मैथ जानेगा? समझ रहे हो? अगर बायोलॉजी का पेपर छपता है तो उसके अंदर लिखा जाता है कि इस तरह से ये करवाया, इतने ये, इसमें उसने सीधा करके मैं बताऊंगी, अब जब आपको क्रॉस करवा के दिखाऊंगी किस तरह इन्होंने रिजल्ट निकाले। तो इन्होंने क्या किया? उसको मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स के अंदर रिजल्ट डाल दिया, जिसको बहुत ज्यादा साइंटिस्ट समझ नहीं पाए, जिसको बहुत ज्यादा साइंटिस्ट नहीं समझ पाए। जिन्होंने समझा इन्होंने क्या किया कि इन्होंने क्या कर दिया, क्योंकि वो पी प्लांट के ऊपर ही काम किया उन्होंने, दूसरा साइंटिस्ट था, उन्होंने क्या कहा कि तुम पी प्लांट की सिवाय दूसरे प्लांट के ऊपर काम करो। तो उन्होंने क्या कहा? भाई तुम हॉकवीड के, क्योंकि कोई वो साइंटिस्ट हॉकवीड के ऊपर काम कर रहा था, कि तुम हॉकवीड के ऊपर काम करो। लेकिन जब वो हॉकवीड पर काम, एक प्लांट होता है, जब वो हॉकवीड पर काम करने लगा तो उसका रिजल्ट नहीं आया, उसका रिजल्ट नहीं आया। जिन्होंने पढ़ा वो उसे समझ नहीं पाया, जिन्होंने थोड़ा बहुत समझा तो उन्होंने क्या कहा कि तुम भाई ये पी प्लांट तो ठीक है, लेकिन तुम अब इस वाले प्लांट के ऊपर काम, अगर तुम्हारा रिजल्ट आ गया तो समझ लेना तुम्हारा जो काम है वो बिल्कुल सही है। और सबसे चौथा, सबसे बड़ा रीजन क्या है? इसी टाइम पर चार्ल्स डार्विन का बोलबाला था। किसका बोलबाला था बेटा? चार्ल्स डार्विन का बोलबाला था, जिन्होंने तहलका मचा रखा था, जिन्हें हम क्या कहते हैं? इवोल्यूशन, फादर ऑफ इवोल्यूशन। क्योंकि चार्ल्स डार्विन, मैं आपको इवोल्यूशन में चार्ल्स डार्विन की भी पूरी स्टोरी बताऊंगी, किस तरह से उन्होंने काम किया, बड़े इंटरेस्टिंग है। चार्ल्स डार्विन का बोलबाला था, क्योंकि उन्होंने क्या कहा था उसी टाइम पर? उन्होंने उसी टाइम पर ये कहा था कि ह्यूमन बींग्स के एंसेस्टर चिंपैंजी है, मंकी लाइक एंसेस्टर है, चिंपैंजी है। अब आप बताओ, उनके, आप मानोगे नहीं, उस टाइम चार्ल्स डार्विन के घर पर पत्रकारों की जो भी थी वो पूरी की पूरी टीम बैठी रहती थी, और घर पे, उनके घर पे मतलब इस तरह का एक तरह से पब्लिसिटी उसकी हो रखी थी कि हाउ कुड यू से दैट, हमारे एंसेस्टर नहीं है चिंपैंजी, तुम्हारे हो सकते हैं, मतलब बंदर तुम्हारे हो सकते हैं, हमारे नहीं। तो रोज उसके ऊपर होता था। तो भाई एक सीधी सी बात है, दो फिल्म स्टार, एक तो नॉर्मल अभी जो लॉन्च हुआ है जिसके बारे में कोई नहीं जानता, एक शाहरुख खान है, एक आमिर खान है, सलमान खान, जो भी XYZ है, तो सबको पता है भाई सब किसकी फिल्म देखेंगे? शाहरुख खान की फिल्म देखेंगे, नाम से काम नहीं देखे, फिल्म चाहिए उसने वो अच्छी वाली कर रखी हो, शाहरुख खान की फिल्म चाहिए बहुत गंदी हो, अच्छी ना हो, लेकिन दो है पब्लिश कौन है भाई? आपका भाई शाहरुख खान की फिल्म अच्छी होगी, नाम है उसका, तो अपने शाहरुख खान की फिल्म देखोगे, उस दूसरे एक्टर की फिल्म देखने नहीं जाओगे जिनके बारे में आप जानते नहीं। सेम कहानी इसके साथ में हुई, बिकॉज ग्रेगर जोहान मेंडल वो क्या नहीं थे, कोई बड़े साइंटिस्ट नहीं थे, साइंटिस्ट नाम के ऊपर कुछ भी नहीं थे, खाली वो ट्रेनर थे और अपने ऊपर अपने मतलब खुद के काम किए जा रहे थे। तो उसे कौन पढ़ेगा? इस साइंटिस्ट को कौन पढ़ेगा? एक तरफ तो ये तहलका मचा हुआ था कि हमारे एंसेस्टर, ह्यूमन बीइंग के एंसेस्टर बंदर है, और एक तरफ मटर के दानों को पढ़ेगा या ये वाली चीज में इंटरेस्ट रखेगा? आप ही मुझे बताओ। एक तरफ तो क्या उसी टाइम पे, सेम टाइम पे बात चल रही थी सारी की सारी। एक टाइम पे तो ये बात चल रही थी, क्या बात चल रही थी? कि हमारे एंसेस्टर मंकी हैं, हम मंकी से चेंज होते होते ह्यूमन बीइंग बन गए, और एक तरफ मटर में इतने दाने हैं, इतने लंबे हैं, इतने छोटे हैं, इसका कलर ऐसा है, इसका कलर ऐसा है। कौन किस में ज्यादा इंटरेस्ट करेगा? भाई हमारे ऊपर तो करेंगे, ह्यूमन बीइंग के ऊपर तो करेंगे इंटरेस्ट। इसीलिए चार्ल्स डार्विन भी इसके फेल होने का एक बहुत बड़ा रीजन था, चार्ल्स डार्विन ने बहुत अच्छा काम किया। अब वो उसका मकसद नहीं था भाई इसको फेल करना था, वो जानता था उस टाइम पे किसकी ज्यादा चल रही थी, चार्ल्स डार्विन की चल रही थी। तो इसके फेल होने का सबसे बड़े रीजन ये थे, एक तो उसने बिल्कुल लोकल पेपर में किया, जिन्होंने
जिन्होंने पढ़ा, बहुत ज़्यादा बायोलॉजिस्ट मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स एक्सप्रेशन को समझ नहीं पाए, जिन्होंने समझा उसको दूसरा प्लांट दे दिया और उसके ऊपर वो काम नहीं कर पाए क्योंकि ऑलरेडी ये मिक्सचर था, तो उसमें वो बेचारा निकाल ही नहीं पाया साइंटिस्ट। और दूसरा उस टाइम चार्ल्स डार्विन का बोलबाला था, जो इवोल्यूशन के फादर कहलाए जाते थे, और उन्होंने क्या कहा, ह्यूमन बीइंग के एंसेस्टर मंकीज है। क्लियर है बेटा? तो इन्होंने वहीं छोड़ दिया। अब भगवान को तो भाई सबको पता है, अगर आप अच्छा काम करते हो, अगर आप अच्छा काम करते हो तो भगवान हमेशा उसका रिजल्ट देता है। अगर आपने कर्म अच्छा किया हुआ है तो आपको फल हमेशा अच्छा मिलेगा ही मिलेगा। अब इसको चाहे नोटिस किसी ने ना किया हो, चाहे बेशक से वो रह गया हो, इसका क्योंकि इसका मेन मकसद ये नहीं था, उसको पब्लिसिटी नहीं चाहिए थी, उसका इंटरेस्ट था काम करने के लिए। क्या था? उसका इंटरेस्ट था काम करने के लिए कि मुझे ये काम करनी है। जैसे मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दिए, हर एक की अपनी अपनी एक अप्रोच होती है। कुछ साइंटिस्ट तो भाई मुझे काम मिलेगा, मुझे ये मिलेगा, लास्ट में मुझे नोबेल प्राइज वगैरह मिलेंगे। लेकिन कुछ साइंटिस्ट ऐसे होते हैं जिसका काम क्या होता है, देश की रक्षा, भाई मैं ऐसी चीज बनाऊं जिससे देश का भला हो, फिर उसके बाद उसको मिले या ना मिले। सेम वही कारपेंटर जो सेम वही उस कारीगर जैसे, एक का मकसद क्या था, मुझे ऐसे मैं महल बनाऊंगा, दोनों सेम महल बना रहे थे। एक ने क्या कहा, मैं ऐसा मैं जो महल मेरा जो बना हमसे जो बना हुआ महल बनेगा उसको लोग देखेंगे, दुनिया देखेंगी, और वो लाखों मतलब सालों तक क्या होगा, उसको जब भी देखेंगे तो उसकी हर एक चीज की तारीफ होगी। और एक ने क्या कहा, मजबूरी बता दिया। इन द सेम वे इसका जो काम था, उसका इंटरेस्ट के ऊपर काम कर रहा था, और इसकी अप्रोच नहीं थी कि मैं जो ये काम करूं कि मुझे पब्लिसिटी मिले, ये सारी चीजें मिले। तो इसकी पॉजिटिव थिंकिंग जरूर रखी कि मुझे जो ये काम करना है, ठीक है, कहीं ना कहीं मेरे लिए कोई मतलब कहीं ना कहीं सबके लिए कोई ना कोई फायदा मिलेगा। तो जो काम करता चला गया, रिजल्ट उसने 7 साल अपनी लाइफ के उसके ऊपर प्लान के ऊपर दिए, ठीक है, 7 साल अपनी उसके ऊपर काम किया, लेकिन उसके रिजल्ट को किसी ने नहीं देखा, उसके रिजल्ट को किसी ने नहीं देखा। इन 1884 he died, मर गया ड्यू टू किडनी फेलियर। वहीं पर हेड बना रहा, वहीं पर अपने काम करता रहा, और 1884 के अंदर वो क्या था, मर गया था। अब आप कहोगे उसके टाइम में किसी ने नहीं, लेकिन आज हम इसे क्या कहते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं नाम, फादर ऑफ जेनेटिक्स। अब मैंने अभी कहा ना आपको, अगर आप अच्छा काम करते हो तो आपको उसका फल जरूर मिलता है। इसीलिए आप जो ये तैयारी कर रहे हो अपने एग्जाम की, अगर मन लगा के तैयारी कर रहे हो, आप अपने किसी भी एग्जाम के लिए अगर मन लगा के तैयारी कर रहे हो, तो ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो आपको मतलब कि सक्सेस होने से रोक पाएगी। आप 101% सक्सेस होके दिखाओगे, ठीक है। अगर आपका नहीं भी आया एक बार के लिए, ठीक है, अगर आप हमेशा इसी तरह से काम करते जा रहे हो तो आपको पता ना एक बार फेल होने के बाद फिर हमें सक्सेस मिलती है। तो वही चीज याद रखना, भगवान को इसको पता था, मर तो गया भाई, इतनी जीवन लिखा हुआ था, लेकिन इसका काम क्यों कुछ क्या नहीं किया गया। तो इसके मरने के 16 साल बाद, 16 ईयर्स, 16 साल बाद इसको बता रहे, आज हम हर कोई पढ़ते हैं ग्रेगर जोहन मेंडल, इसके बिना जेनेटिक्स अधूरी है। अगर ये जेनेटिक्स में ये सारी चीजें नहीं दे पाते तो शायद आज जेनेटिक्स के अंदर जितनी डिस्कवरी हुई है वो शायद कभी ना हो पाती, क्योंकि इससे बड़े बड़े धुरंधर पहले आ चुके थे, जो महान वैज्ञानिक थे, जो बताते थे इस तरह से थे, उनका रिजल्ट नहीं निकला, बट बेचारे का काम नोटिस नहीं किया गया। तो कहते हैं सब जो अब बाद में जो साइंटिस्ट आए सब कहते हैं अगर ये नहीं कुछ बता पाता तो शायद ही इम्पॉसिबल है, मतलब शायद ही पॉसिबल होता कि कोई आज हम जेनेटिक्स में जहाँ आज स्टेज पे खड़े हैं तो क्या हम उस स्टेज पर होते, कभी नहीं होते। तो उसके मरने के 16 साल बाद बेटा ग्रेगर इसको एक उपाधि मिली है। जैसे हमारे यहाँ पे उसका नाम क्या नाम था बेटा, ये जॉन मेंडल नाम थे उनका, क्या नाम था, जॉन मेंडल था। ग्रेगर एक उपाधि होती है, जैसे कि हमारे यहाँ पे गुरु होते हैं, संत होते हैं, महात्मा होते हैं, उनको जैसे श्री रविशंकर है, श्री को उपाधि का नाम मिला हुआ है। महात्मा गांधी, महात्मा एक उपाधि, अच्छा काम किया तो इस तरह से उनको एक उपाधि मिली हुई है। तो वहाँ पे क्या थे, जो पृष्ठ थे, ठीक है, जो पादरी बने हुए थे, वहाँ पे जो हेड बने हुए थे मॉन्स्ट्री के अंदर, तो अच्छा काम कर रहे थे, तो वहाँ पे जो है उनके ऑफिस जो भी मेन थे, तो उन्होंने उसको उपाधि दी थी ग्रेगर की। किसकी, ग्रेगर की क्या थी, उनको उपाधि दी हुई थी, तो उनका नाम हालांकि जॉन मेंडल था। ओके, तो उसके मरने के 16 साल बाद ये नहीं कि जब जिंदा रहते तब भी पैरेलल में काम होते
जा रहे थे बट कोई रिजल्ट अपना नहीं दे पा रहे थे। इनके मरने के 16 साल बाद 1884 के अंदर ये मर गए थे और इनके 16 साल बाद मतलब कौन से ईयर के अंदर बेटा, इन 1900 नई शताब्दी शुरू हो गई थी। 1900 के अंदर 3 साइंटिस्ट थे, हुगो डी वेरिस, ठीक है, साइंटिस्ट थे ये, तो कोई साइंटिस्ट नहीं था इसलिए तो इसको बहुत तवज्जो नहीं मिली थी। हुगो डी वेरिस जब इन्होंने अपना काम किया तो इनको तवज्जो दी गई और ये बहुत अच्छे, नहीं तो ये भी देखो मैंने कहा ना काम कर्म करते तो फल मिलता ही मिलता है। और ये साइंटिस्ट भी बहुत अच्छे थे क्योंकि अगर ये होते तो क्या करते, अपना ही नाम पब्लिश करवा लेते, लेकिन उन्हें पता था ये मेंडल, क्योंकि उन्होंने मेंडल की चीजें पढ़ी, वहीं से उन्होंने सारी चीजें निकाली। हुगो डी वेरिस कहाँ के थे, हॉलैंड के थे। कहाँ के थे, हॉलैंड के थे। तो अगर हम बात करेंगे शेर मार्क, ये कहाँ के थे, ऑस्ट्रेलिया के थे, ऑस्ट्रेलिया, और एक होता है ऑस्ट्रेलिया, एक ऑस्ट्रेलिया होता है ना, हाँ। एक अगर हम बात करेंगे तो कार्ल कॉरेंस, ये कहाँ के थे, जर्मनी के थे। अलग अलग जगह पे, कोई इनका आपस में लेना देना नहीं था। इन 1900 के बारे में जब स्टडी कर रहे थे, मतलब किस चीज के बारे में पढ़ रहे थे कि किस तरह से कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहे हैं, तब इन्होंने, क्योंकि मैंने कहा ना पेपर पब्लिश हो चुके हैं, वहां पे रखे रहते हैं, इन्होंने सारे पेपर्स खंगाले, सबके में किस किस ने जेनेटिक्स के ऊपर क्या क्या काम किया हुआ है, किस किस तरह से इन्होंने किस किस ने क्या क्या काम किया हुआ है। तो तीनों ने मेंडल के पेपर पढ़े, तीनों ने मेंडल का जो पेपर उन्होंने छाप के चला गया था, जिसको उस टाइम किसी ने नोटिस नहीं किया था, जब ये सारे ही इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ रहे थे, हेरिडिटी के बारे में पढ़ रहे थे, तो पुराने पेपर जब निकाले गए तो मेंडल का पेपर निकाला। जब उन्होंने मेंडल का पेपर पढ़ा तो ये सब पढ़ के कि इतना काम कर गया जो मतलब हम नहीं कर पा रहे, वो उन्होंने पहले इतने साल पहले ही कर चुके हैं। तो ह्यूगो डी वेरिस हॉलैंड से, शेर मार्क ऑस्ट्रेलिया से, कार्ल कॉरेंस जर्मनी, पहले इनका पेपर पब्लिश हुआ, बैक टू बैक इनका पेपर। तीनों आपस में वैसे नहीं जानते थे, मिले नहीं थे कभी भी, ठीक है, लेकिन फेमस अपनी अपनी जगह के फेमस साइंटिस्ट थे। इनका पेपर पब्लिश हुआ बैक टू बैक, पहले इनका हॉलैंड का, ह्यूगो डी वेरिस का, देन शेर मार्क का, देन कार्ल कॉरेंस का, बैक टू बैक एक दिन के पीछे पीछे में तीनों के पेपर लॉन्च हुए और तीनों में सेम वही बात की। उसके बाद तीनों इकट्ठे हुए, फिर तीनों ने सर्च किया कि मेंडल के काम के ऊपर। और उस टाइम पर जो इनके बारे में बात कर रहे थे ग्रेट में, वो बैटसन थे, विलियम बैटसन, जो मैंने आपको पहले वीडियो के अंदर बता चुकी हूँ। विलियम बैटसन, उन्होंने मतलब उसी टाइम में विलियम बैटसन मतलब इन सब के बारे में भी पढ़ रहे थे, तो उन्होंने अपना सारा का सारा किनको दिया, विलियम बैटसन को। वहां विलियम बैटसन ने और ह्यूगो डी वेरिस ने मेन क्या कहा कि मेंडल जो करके गया है, मेंडल ने जो इनहेरिटेंस के ऊपर काम किया है, वो किसी भी साइंटिस्ट ने नहीं किया है। और उसी के बाद इनको क्या दोबारा पेपर पब्लिश किया, फिर सबने पढ़ा, फिर सबने क्यों, वाई द मेंडल वर्क इज फेल, सर वाई द मेंडल वर्क वाज नॉट rediscovered, ठीक है, not yet known and now it is to be rediscovered। रिडिस्कवरी जाती है, ये क्वेश्चन आता है कि इन्होंने मेंडल वर्क को रिडिस्कवर किया। तो ये 3 साइंटिस्ट के नाम जरूर याद रखने हैं, ह्यूगो डी वेरिस, शेर मार्क और कार्ल कॉरेंस, जिन्होंने 1 बाय 1 एक दूसरे को वैसे नहीं जानते थे, ठीक है, अलग अलग जगह से थे, एक चीज के ऊपर ही काम कर रहे थे। तीनों को मेंडल के पेपर वहां से लिए और मेंडल, क्योंकि हर जगह जाते हैं नहीं, पेपर पब्लिश हो गया तो वहां पे अलग अलग जगह हर एक कंट्री के अंदर वहां पे, तो उन्होंने मेंडल के काम के ऊपर किया और बैटसन ने, ठीक है, उसको क्या किया कि बहुत अच्छा काम करके चले गए हैं। और ह्यूगो डी वेरिस ने इसके काम को दोबारा से क्या, और उन्होंने क्या कहा, मेंडलिज्म इनहेरिटेंस, इन्होंने उसके काम को मेंडलिज्म नाम दिया गया और उसको क्या कहा गया, फादर ऑफ जेनेटिक्स। ग्रेगर जोहन मेंडल को किसकी उपाधि दी गई, फिर फादर ऑफ जेनेटिक्स की उपाधि दी गई। हालांकि वो देखने के मतलब देख नहीं पाया उस चीज़ को, बट आज हम जिसके बारे में जानते हैं, कहीं ना कहीं वो जब भी उस टाइम भाई अगर उसकी आत्मा वहाँ पे प्रेजेंट, जो भी लगा लो, अगर हम बात करेंगे, अगर वो अच्छा आदमी था, नेचर था, तो उस तक भी खबर पहुँच चुकी होगी कि जो तुम काम करके गए थे वो अच्छा ही काम करके गए थे। ओके बेटा, क्लियर है सारे बच्चों को, आई मेरी बात समझ में। तो ये हमने क्या कहा है, किसके बारे में बात की बेटा, हमने ग्रेगर जोहन मेंडल। तो आपको यहाँ से क्या चीज सीखने को मिली है,
मेंडल, हालांकि हमारे सिलेबस में नहीं पूछते 9th क्लास के अंदर, 10 में तो फिर भी इनकी जगह के नाम, 12th में तो फिर भी हमारे पास इनकी जगह के नाम वगैरह पूछ लेते हैं, बट यहाँ पर मेरा और सिर्फ आपको ये बताने का मकसद यही था, अगर आप अपनी लाइफ में काम अच्छा करते हो तो आपको रिजल्ट हमेशा मिलता है, देर नहीं तो मतलब देर सवेर बोलते ना, पहले नहीं तो बाद में आपको वो चीज़ जरूर अच्छी मिलती है। तो हमेशा अपना कर्म करते जाना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। काफ़ी बार हमें उसका रिजल्ट नहीं भी मिलता और काफ़ी बार मिलता है तो बहुत ही अच्छा मिलता है। क्लियर है बेटा सारे बच्चों को? आगे मेरी बात समझ में, तो हम क्या कहते हैं कि जोहन मेंडल, और ये चीज देखो, जरूरी नहीं आप जो काम कर रहे हो आपको उसके बारे में नॉलेज उस तरह से होनी चाहिए, साइंटिस्ट ही बनना पड़ेगा, यही चीज बननी पड़ेगी। काफी चीज होती है जो पढ़ के, आजकल तो हमारे पास नेट पे हर चीज की अवेलेबिलिटी है, कोडिंग सीख रहे हैं बच्चे, डिकोडिंग, ये सब चीजें सीख रहे हैं, वैसे थोड़ी ना हम सीखने, तो आजकल हर एक चीज़ की नेट पे अवेलेबिलिटी है, तो आप अपने उस चीज़ को यूटिलाइज करते रहा करो और कहीं ना कहीं तुम भी कल कोई ना कोई फ्यूचर साइंटिस्ट बन सकते हो। जरूर नहीं कि उसके लिए हमें एक डिग्री चाहिए, जरूरी नहीं हमें उसके लिए, बस एक नाम धीरे धीरे अपने आप नाम होता हुआ चला जाता है। तो क्लियर है सारे बच्चों को? तो ग्रेगर जोहन मेंडल थे। मेंडल एक गरीब फैमिली में पैदा हुए थे, वहां से उनका सफर शुरू हुआ, उन्होंने मॉन्क का काम किया, उन्होंने सब चीज़ों का काम किया, उसके बाद में उन्होंने पी प्लांट को चूज किया अपने काम करने के लिए, उसके बाद में उनका रिजल्ट भी निकाला, 7 साल तक उसके ऊपर काम किया, 1856 से लेकर 1863, ये जरूर ईयर याद रखना है, 1856 से लेकर 1863, 7 ईयर्स तक क्या क्या इन्होंने ये काम किया, ठीक है। लेकिन उसका रिजल्ट जो आया था, उन्होंने 1865 में पूरा रिजल्ट इकट्ठा किया और 1866 के अंदर उन्होंने पब्लिश किया, बट उसके रिजल्ट को कोई नोटिस नहीं कर पाया, इसीलिए वो अपना नहीं, लेकिन उसने फिर भी काम करते रहे और उसके बाद 1884 के अंदर वो मर गए। और उसके मरने के 16 साल बाद 3 साइंटिस्ट जरूर याद रख लेना है, हुगो डी वेरिस, शेरमार्क, स्पेलिंग में थोड़ा है, शेरमार्क, एंड कार्ल कॉरेंस, ठीक है, हॉलैंड जर्मनी के थे और ऑस्ट्रिया जर्मनी के थे। क्लियर है सारे बच्चों को? और उसके बाद हुगो डी वेरिस ने इसको और ज़्यादा बढ़ाया और उसके बाद क्या दिया गया उसको, मेंडलिज्म लॉ, हम जो पढ़ते चले जाएंगे, लॉ मेंडल, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, जो हम आगे की तरफ पढ़ते चले जाएंगे, तो ये, और उसको किसकी क्या दिया गया, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा गया। क्लियर है सारे बच्चों को? आगे मेरी बात समझ में। अब हमारे मेन टॉपिक पे आते हैं जो हमारे सिलेबस के अंदर है, ठीक है। हमारे मेन टॉपिक के अंदर आते हैं कि ऑन विच प्लांट मेंडल वर्क, ऑन विच प्लांट, वाई टू मेंडल, ऑन विच प्लांट मेंडल वर्क, मेंडल ने किसके ऊपर काम किया एंड वाई, क्यों चूज किया, बोर्ड में क्वेश्चन आता है, वाई ही चूज, why Mendel choose pea plant for his experiment। उस गार्डन में बहुत ज्यादा प्लांट थे, उसके बावजूद उन्होंने किस प्लांट को चूज किया, पी प्लांट को। सबसे पहले कौन से प्लांट के ऊपर वर्क किया है, पी प्लांट के ऊपर। देखा, साइंटिफिक नेम भी याद रखना है, पाइसम सटाइवम, क्या होता है, पाइसम सटाइवम, जो कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, लेग्यूमिनस फैमिली से, लेग्यूम होता है, ये क्या होता है, लेग्यूम होता है। तो इसने पी प्लांट को सबसे पहले चूज करने का रीजन, जेनेटिक्स में जब भी वर्क किए जाते हैं, हम कोई भी चीज के बारे में कभी वर्क करते हैं, सबसे पहले एक चीज यही देखते हैं कि उसका लाइफ स्पैन छोटा हो। अगर वो करता बहुत बड़े रोज के ऊपर कर लेता, मान लो और किसी के ऊपर कर लेता, बड़ा प्लान ले लेता वहाँ पे, तो उसके रिजल्ट, बेचारा मर जाता, उसके एक पहला रिजल्ट ही नहीं आता। तो हमेशा काम उसके ऊपर किया जाता है जिसकी रिजल्ट जल्दी आ जाए, और रिजल्ट किसका जल्दी आएगा, जिसकी लाइफ साइकिल छोटी होती है, ठीक है। तो इन्होंने इसलिए चूज किया बिकॉज दिस प्लांट इज एनुअल प्लांट। कैसा प्लांट था, एनुअल प्लांट, हु कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल, ओके, जब हम क्या लिखेंगे, which complete their life cycle in one growing season, एक ग्रोइंग सीजन में ही। तो अपनी लाइफ में उसने 7 बार उसको देखा, 7 जनरेशन तक उसने रिजल्ट निकालता रहा, तभी तो उसका सही रिजल्ट निकल गया, ठीक है। एनुअल प्लांट था विच कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन वन ग्रोइंग सीजन। दूसरा, कैसे फ्लावर्स थे उसके अंदर, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स थे। कैसे फ्लावर्स थे, बाइसेक्सुअल, तो सेल्फ पॉलिनेशन भी एंड क्रॉस पॉलिनेशन भी
हो सकती है। सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन बोथ आर पॉसिबल। नेचुरली पी प्लांट में मोस्टली सेल्फ पॉलिनेशन देखने को ही मिलती है, बट वहां पे क्रॉस पॉलिनेशन भी करवा देते हैं। क्लियर है बेटा? तो वहां पे उसने सेल्फ भी करवाई है, क्रॉस भी करवाई है, तो आर्टिफिशियली सारा करवाई। अगर वो वेट करता नेचर का तो टाइम भी लग जाता, तो उन्होंने सारी चीजें आर्टिफिशियल करवाई है। तो सेल्फ पॉलिनेशन एज वेल एज क्रॉस पॉलिनेशन क्या है वहां पर पॉसिबल है। क्या है बेटा? पॉसिबल है। थर्ड अगर हम बात करेंगे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर हम बात करेंगे, वहां उसके अंदर उन्होंने सौदा the pea plant has contrasting characters। ये ध्यान रखना, कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब क्या है? जिसके अंदर हम डिफरेंशिएट कर सके। एक प्लांट क्या है भाई? टॉल है तो दूसरा ड्वार्फ भी है। एक प्लांट टॉल है तो दूसरा कैसा है? ड्वार्फ है। कैसा प्लांट है बेटा? ड्वार्फ। एक के अंदर फ्लावर का कलर ऐसा है वायलेट, तो एक के अंदर व्हाइट है। तो उन्होंने सेल्फ करवा के पहले डोमिनेंट नेचर का कौन सा देखा, इस तरह से। तो उसके अंदर उन्होंने कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स देखे। बेबी कुछ पी प्लांट बड़े थे, कुछ पी प्लांट छोटे थे, कुछ पी प्लांट के अंदर फ्लावर का कलर ऐसा था, कुछ पी प्लांट के अंदर इस तरह का था, किसी में सीड का कलर, सीड की शेप कैसी थी। तो उस तरह से उसने क्या देखे? उसमें कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स देखे। पी प्लांट के अंदर क्या थे? कॉन्ट्रास्टिंग, जिससे उसका रिजल्ट आराम से निकल पाया। ठीक है बेटा? आगे मेरी बात समझ में? कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब क्या? जिनके बीच में क्या कर सके? डिफरेंस कर सके, डिफरेंशिएट कर सके। एक टॉल है तो एक ड्वार्फ है। टॉल जिसने क्या कहा? डोमिनेंट, और एक क्या कहा? रिसेसिव। डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर देखने को मिले, इसलिए उसने कौन से प्लांट को चूज किया बेटा? पी प्लांट को चूज किया। कौन से प्लांट को चूज किया? पी प्लांट को चूज किया। आगे मेरी बात समझ में? वहीं से फ्रॉम वेयर उन्होंने पी प्लांट के ऊपर ही वर्क किया। फिर उन्होंने क्या कहा कि द कैरेक्टर ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लांट टू नेक्स्ट, जो कैरेक्टर एक प्लांट से नेक्स्ट के अंदर ट्रांसफर हुए हैं ड्यू टू फैक्टर्स। किसके कारण हुए हैं? ड्यू टू फैक्टर्स। लेकिन नाउ अ टाइम वी कॉल दिस जीन्स। द टर्म जीन इज गिवन बाय जॉनसन। इन्होंने इसे क्या कहा था? फिजिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इन्होंने इसको क्या नाम दिया था? फिजिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस नाम दिया था। हालांकि इन्होंने जीन नहीं कहा, इन्होंने जीन्स को क्या नाम दिया? फैक्टर। कि देयर आर द फैक्टर्स व्हिच ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन बाय व्हिच द कैरेक्टर अपीयर, जिसके कारण कैरेक्टर्स अपीयर होते हैं। तो इन्होंने क्या कहा बेटा? कि फैक्टर्स ही है। क्या है? फैक्टर्स ही है दैट ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है? फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरेक्टर, इसीलिए इनको फिजिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस कहा गया और फैक्टर कहा गया। और 1909 में क्या दिया गया? जीन नाम दिया गया, जॉनसन ने नाम दिया। क्लियर है? इतने मेरी बात समझ में आई? तो हमने क्या कहा भाई? मेंडल ने किसको चूज किया है? पी प्लांट को। पाइसन सटाइवन साइंटिफिक नेम है, लेग्यूमिनस है। और इसको क्योंकि इसको कल्चर करना भी इतना टफ नहीं होता, इजीली अवेलेबल होता है कल्चर करना, क्योंकि लेग्यूमिनस फैमिली, तो उसको फर्टिलाइजर वगैरह देने की भी जरूरत नहीं पड़ती। सबको पता है लेग्यूमिनस फैमिली के अंदर सिम्बायोटिक एसोसिएशन में राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है, तो इसलिए इसने सबको क्या क्या? पी प्लांट। लेकिन उसके मेन जो थे रीजन थे, एनुअल प्लांट था, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स थे, और उसके अंदर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर देखे थे। क्या देखे थे? कॉन्ट्रास्टिंग। और उन्होंने कितने कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर चूज किए अपने एक्सपेरिमेंट के लिए? 7। हालांकि उन्होंने बहुत देखे, अलग अलग जगह से पी प्लांट को मंगा लिया उन्होंने, और उन्होंने 34 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर पाए। लेकिन 34 कैरेक्टर में उसमें कुछ नहीं, उन्होंने मेन जो चूज किए हैं वो 7 कैरेक्टर्स चूज किए हैं। कितने कैरेक्टर्स चूज किए हैं? वो 7 कैरेक्टर्स चूज किए हैं। 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर चूज किए हैं। हमारी एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है, हर जगह यही लिखा हुआ है। अब तुमसे क्वेश्चन पूछते हैं, क्या क्वेश्चन पूछते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। 2018 आप 19 लगा लो, बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। आपको जो आगे मैं क्रॉस करवाऊंगी यहीं से, ये कैरेक्टर ही याद रखना है आपको। कॉन्ट्रास्टिंग, तो क्वेश्चन आता है हाउ मेनी कैरेक्टर ही चूज फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। प्लांट तो कौन सा चूज किया? पी। लेकिन कितने कैरेक्टर चूज किए उन्होंने? 7 कैरेक्टर, 7 कॉन्ट्रास्ट
7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, और यही आपको याद रखने हैं, यही आपको याद रखने हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ एक तरफ सीरियल के नाम, ध्यान देना बेटा। ठीक है, एक तरफ हमने क्या लिखा है यहाँ पर, सीरियल। हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, कैरेक्टर्स। लेकिन हमने क्या कहा यहाँ पे, सबसे पहले सीरियल नंबर 7 है, फिर हमने क्या लिखा यहाँ पे, कैरेक्टर। और कैरेक्टर को बताने के लिए जो बताएगा सर क्या कहेंगे, ट्रेड्स। क्या कहेंगे, ट्रेड्स। एक ट्रेड कैसा था, डोमिनेंट नेचर का, और एक कैसा था, रिसेसिव नेचर का था। कैसा था, रिसेसिव नेचर का था। ओके, तो अगर मैं बात करूं, रटना नहीं है, मैं आपको इजीली बताऊंगी। 7 कैरेक्टर चूज किए इन्होंने, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7। ठीक है, सबसे पहला जो कैरेक्टर चूज किया इन्होंने, हाइट। मैं कैरेक्टर लिख देती हूं। फिर क्या चूज किया इन्होंने, फ्लावर कलर। फिर क्या चूज किया इन्होंने, फ्लावर पोजीशन। याद हो जाएगा, मैंने इसके लिए निमोनिक्स बनाई हुई बहुत अच्छी सी। ठीक है, निमोनिक्स बनाई बहुत अच्छी सी। देन हम बात करेंगे किसके बारे में, पोड कलर। क्या होता है पोड, बताएंगे। pod shape, then seed shape and seed color। इन्होंने 7 ही कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर चूज किए। हाइट चूज किया, फ्लावर कलर चूज किया, फ्लावर पोजीशन चूज की, पोड। देखो सर्दी के मौसम में मटर आती है ना, मटर फली जिसे आप बोलते हो, फली आती है ना, फली बेमटर। फिर आपने फली को खोला, फिर आपने मटर के दाने निकाले, तो फली किसे कहेंगे, पोड को कहेंगे। किसे कहेंगे, पोड। ठीक है, ये सीड होगी और ये सीड कलर होगी। क्लियर है। हाइट में जो इन्होंने डोमिनेंट नेचर का था, निकाले, उन्होंने सेल्फ करवा करवा के निकाले है बेटा। टॉल डोमिनेंट था और ड्वार्फ छोटा था। ड्वार्फ कैसा था, रिसेसिव था। फ्लावर कलर में जो डोमिनेंट नेचर का था वो वॉयलेट था, पर्पल कलर का था। वॉयलेट का पर्पल भी कह सकते, वॉयलेट का इन्होंने। और रिसेसिव कौन सा था, व्हाइट कलर का था। कौन सा था, व्हाइट कलर का था। फ्लावर पोजीशन, तो फ्लावर पोजीशन एक तो होती है इस तरह की, सबको पता, एक होती है एक्सियल जो एंगल पे बनेगी, इस तरह पे एंगल पे निकला था, और एक होता है टर्मिनल पोजीशन पे। तो यहाँ पर एक्सियल क्या थी बेटा, इसके अंदर डोमिनेंट थी, और टर्मिनल एंड के ऊपर जो होता है वो कैसी थी, रिसेसिव थी। पोड कलर, फली का कलर, नॉर्मली आप लेके आते कैसी आती, ग्रीन कलर की आती है ना, ग्रीन डोमिनेंट था। लेकिन ग्रीन में कोई कोई आ जाती है येलो, इस कलर की भी येलो कलर की आ जाती है ना, वो रिसेसिव है, पीली नहीं पड़ गई है वो। हालांकि आप धीरे धीरे आपको सबको बताया कि भाई क्लोरोफिल किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, क्लोरोप्लास्ट, इट कन्वर्ट इनटू द क्रोमोप्लास्ट। रखने के बाद धीरे धीरे येलो पड़ जाती है, हम लेके आते हैं, खराब होने मटर शुरू हो जाती है। बट उसी का सबके अंदर रखी होने के कारण नहीं हुआ, रिसेसिव जीन शायद इसके कारण कैसी हो गई है, वो येलो हो जाती है। कैसी हो जाएगी, येलो। तो ग्रीन इज डोमिनेंट ओवर येलो। पोड शेप, इन्फ्लेटेड। इन्फ्लेटेड का मतलब समझते हो ना, फूली हुई। देखो हम मटर लेके आते हैं, हम आधा किलो 1 किलो मटर ले आए, हम मटर छील रहे हैं, किसी में तो गोल गोल अच्छी अच्छी सी मतलब फूली हुई सी फली आती है, और एक में बिल्कुल चिपकी हुई सी आती है। आपको ज्यादा कौन सी में दिखती है भाई, फूली हुई दिखती है, चिपकी हुई कम दिखती है। तो फूली हुई को हम इन्फ्लेटेड कहेंगे, और चिपकी हुई को हम क्या कह देते हैं, कॉन्स्ट्रिक्टेड कह देंगे। क्या कह देंगे, कॉन्स्ट्रिक्टेड कह देंगे। सीड शेप, सीड शेप मोस्टली आपको, हालांकि तो हमने क्या कहा, मटर के जो दाने अभी तो कच्चे हैं, वो पके नहीं है, ओवल की फॉर्म में है, फिर जो पक जाते हैं, ठीक है, तो सीड शेप अगर हम बात करेंगे तो राउंड होती है। कॉमनली मटर के दाने गोल होते हैं ना, लेकिन कोई कोई रिंकल्ड भी है, कोई कोई रिंकल, मतलब गोल तो इस तरह से आगे, रिंकल इस तरह से मुरझाए हुए टाइप में दिखाई देंगे। ओके बेटा। और सीड कलर येलो और ग्रीन क्या है, रिंग क्या है, रिसेसिव है।
अब आप ये मत कह देना अभी मटर के दाने तो हमने छीले तो ग्रीन, मैंने अभी अभी कहा मटर के दाने हैं वो, मटर में ऑयल पका नहीं है, वो सीड की फॉर्म में नहीं आया है। उसके सीड कभी आप ग्रो करने के लिए मार्केट में जाना और मटर के दाने बोलना, मटर के सीड्स बोलना, वो मटर के सीड्स मोस्टली येलो कलर के आते हैं और कोई कोई इसमें ग्रीन भी आ जाता है, ठीक है। तो ये क्या निकले उसके पास में इतने 7 कैरेक्टर। अब आपको याद करने का सीधा सा फॉर्मूला याद कर लेना। क्या फॉर्मूला याद कर लोगे बेटा आप? कौन सा फॉर्मूला याद करोगे आप? इन सब का डोमिनेंट वालों का पहला वर्ड लिख लो, तवा, काम आएंगे तवागिरी। क्या याद रख लेना आप? तवागिरी याद रख लेना, तवागिरी याद आ जाएगा। मेरे हिसाब से कोई टफ नहीं है, इसी से याद किया हुआ है क्योंकि हमने डोमिनेंट है भाई। तवा से टॉल, टॉल क्या होते हैं प्लांट की हाइट, वी से क्या हो गया वायलेट हो गया, और वायलेट क्या होता है फ्लावर का कलर, ए से क्या एक्सियल पोजीशन है, फ्लावर की पोजीशन है, जी से क्या हो गया ग्रीन है, और ग्रीन हमने किसका लिया पहले पॉड का कलर, फली ली, ठीक है। और उसके बाद इन्फ्लेटेड क्या हो गया, पॉड की शेप ली, ठीक है, किस गोल है, मतलब कि आर अच्छी वाली है, फिर चिपकी हुई पिचकी हुई है, और आर से हमने क्या लिया राउंड, ये सीड की शेप लिया, और ये वाई से क्या लिया हमने सीड का कलर। तो इस तरह से तवागिरी से याद हो जाएगा। तो जब भी हम इसके बारे में लिखेंगे प्योर, तो हमने इसका अभी भी मैंने आपको बताया था जीन को लिखने के लिए, सिंबल के लिए हम डोमिनेंट का पहला अक्षर लेंगे टॉल, और ड्वार्फ के लिए हम स्मॉल टी से लिखेंगे, वायलेट को वी से लिखा है तो व्हाइट को डब्ल्यू से नहीं लिखेंगे, गलती करेंगे तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो क्रॉस के बारे में आएगा तो वहां जरूर ध्यान देना है। एक्सियल को ए से लिखा, टर्मिनल को स्मॉल ए से लिखेंगे, ग्रीन को जी से लिखा, येलो को स्मॉल जी से लिखेंगे, इन्फ्लेटेड को आई से लिखा, कॉन्स्ट्रक्टेड को स्मॉल आई से लिखेंगे, राउंड को आर से लिखा, रिंकल को स्मॉल आर से लिखेंगे, येलो को कैपिटल वाई से लिखा तो ग्रीन को स्मॉल वाई से लिखेंगे। हम इन सब का पहला अक्षर चूज करना है, ये डोमिनेंट हो जाएगा। और रिसेसिव जब भी हम उसकी फॉर्म लिखते हैं तो उसी के डोमिनेंट का स्मॉल लेटर चूज करते हैं। क्लियर है बेटा? आ गई मेरी बात समझ में? आपको याद हो गया होगा आई होप। और किस तरह से है ये हमारे एनसीईआरटी में है, क्वेश्चन ये भी पूछते हैं कि टॉल डोमिनेंट है, कौन सा रिसेसिव है, इसके अंदर आपको सारी चीजें याद रखनी है। तो ये मैंने आपको मेंडल वर्क के बारे में बताया। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको क्या बताया बेटा? मेंडल वर्क के बारे में बताया। तो सारे बच्चे मेरे साथ नोट करेंगे, सारे बच्चे मेरे साथ रिवाइज करेंगे कि हमने इस वीडियो के अंदर जो चीजें पढ़ी है, ठीक है, हमने जो इस वीडियो के अंदर चीजें पढ़ी है उसके बारे में आप अपनी लाइफ में कुछ सीखना भी। और हमने किसके बारे में पढ़ी है बेटा? ग्रेगर जोहान मेंडल के बारे में पढ़ी है। किसके बारे में पढ़ी बेटा? हमने ग्रेगर जोहान मेंडल के बारे में पढ़ी है। तो किसी बुक में आपको NNB मिल जाएगा, स्पेलिंग में मत जाना, JOHN, शायद पहले वाले वीडियो में मैंने जल्दी में H लिख दिया था। मेंडल MENDEL, ठीक है, याद रखना। ग्रेगर जोहान मेंडल, इसको उपाधि मिली थी शॉर्ट में GJ मेंडल भी कह देंगे। क्या कह देंगे हम? GJ मेंडल भी कह देंगे। ओके बेटा, इनका जन्म 1822 ईस्वी के 1822 के अंदर हुआ था, जर्मनी के अंदर हुआ था, एक गरीब फैमिली में हुआ था। फिर वो भिक्षु बन गए, मॉन्क बन गए, ठीक है, मॉन्क मतलब भिक्षु बनना, प्रिस्ट मतलब पादरी की फॉर्म में आना, ठीक है, तो मॉन्क बने। वहां से उन्होंने काफी चीजें सीखी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स सीखा, और प्लांट के अंदर इसका इंटरेस्ट, क्योंकि उसको जो काम दिया गार्डनिंग का काम दिया गया। और उसके बाद धीरे धीरे क्या कहा, क्योंकि उसको मैथ और इसमें इसलिए इंटरेस्ट लगा क्योंकि उसमें बताया कि तुम्हें छोटे बच्चों को पढ़ाना भी है, अपने से छोटे बच्चों को पढ़ाना भी है। धीरे धीरे उसका उस सब चीजों में भी इंटरेस्ट होता हुआ चला गया, बट वो एक टीचर नहीं बन पाए, ना कोई साइंटिस्ट थे। लेकिन उसका फिर उन्होंने दूसरी मॉन्स्ट्री के अंदर गए, वहाँ पे उनको प्रिस्ट की उपाधि मिली। तो वहाँ पर जो उन्होंने काम का जिम्मा लिया था वो गार्डनिंग का लिया था, और ऐसे मतलब पढ़ाने का जिम्मा भी लिया था उन्होंने। और गार्डनिंग में उन्होंने उस टाइम पे हाइब्रिडाइजेशन को, क्योंकि उसको इंटरेस्ट था किस तरह से हाइब्रिडाइजेशन करवाई जाती है। आप भी सोचो तो अभी अपने घर पे हाइब्रिडाइजेशन करवा सकते हो। आपके पास में रोज के प्लांट्स है, आपने कोई मैस्कुलेशन किया तो आप उसमें देख सकते हो कैसे कैरेक्टर चूज हुए। तो इंटरेस्ट की बात होती है, हर एक चीज को करने के लिए इंटरेस्ट होता है। बिना इंटरेस्ट ना आप पढ़ाई कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो हमने क्या किया, इन्होंने इस तरह से प्लांट हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर वर्क भी किया, और उन्होंने पी प्लांट को चूज किया। पी प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या होता है? पाइसम सटाइवम होता है। और कितने साल तक काम किया? 7 साल तक काम किया, 7 इयर्स तक काम किया। कौन से ईयर से कितने ईयर तक? 1856 से 1863 तक काम किया। इनका रिजल्ट ये ईयर बेशक मत याद करना, रिजल्ट निकाला और 1886 के अंदर क्या किया? पब्लिश्ड कर दिया इन्होंने। बट वो क्या हो गए थे? फेल हो गए थे, क्योंकि इन्होंने अपना पेपर जो छापा वो किसके अंदर छाप दिया? लोकल पब्लिकेशन के अंदर, लोकल पेपर के अंदर छाप दिया। और दूसरा इन्होंने अपना एक्सप्रेशन किसके अंदर दिया? मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स के फॉर्म में दिया।
मैं वेब निकालूंगी मैं किस तरह से, देखिए ध्यान देना बेटा। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो क्या किया बेटा उन्होंने, क्या किया, जो उनका जो साइंटिस्ट समझे, इन्होंने दूसरा प्लांट भेज दिया कि आप इस हॉकवीड के ऊपर निकालो, लेकिन वो वहां उस प्लांट का ऊपर रिजल्ट नहीं निकाल पाए। और सबसे मेन था उसी टाइम पर किसका बोलबाला था, चार्ल्स डार्विन का बोलबाला था। उसके ऊपर घर के बाहर हमेशा रोज भीड़ जमा रहती थी, तो कौन बेचारे, मीडिया वहीं पे रहती थी, पत्रकार वहीं पे रहते थे, प्रेस वाले वहीं पे रहते थे, तो कौन इनका पेपर देखता, किसी ने नहीं नोटिस किया, तो फेल हो गए। इन 1884 के अंदर वो मर गए। इसके 16 साल बाद 1900 के अंदर 3 साइंटिस्ट आए, हुगो डिवेरिस आए, ठीक है, हुगो नाम से बेसिक से इतना मत याद करना, हॉलैंड के थे, देन शेर मार्क आए, ठीक है, और कौन आए, कार्ल कॉरेंस आए। ओके बेटा, इन्होंने अलग अलग जगह से, जर्मनी थे, हॉलैंड के थे, जर्मनी के थे, एंड कहाँ से बिलोंग कर रहे थे बेटा, ये कहाँ के थे, ऑस्ट्रेलिया के थे। अलग अलग टाइम पे, टाइम एक ही चल रहा था, 1900 की बात है, और अलग अलग जगह पे थे। मेंडल का पेपर लिया, सब मिला सबको, और काम किया, तो उन्होंने देखा कि ऐसा काम कर गया जिसको कोई सोच भी नहीं सकता। और 1900 में सबसे ज़्यादा क्रेडिट हुगो डिवेरिस का। बेटसन, फिर बेटसन उस टाइम पर थे, फिर उनको बेटसन सारे इकट्ठे हुए, बेटसन को पेपर, क्योंकि हेड होता है ना इस तरह से, तो उस टाइम क्योंकि बेटसन ने जेनेटिक्स के बारे में भी टर्म दी है, उसी के बाद दी है बेटा, ठीक है। तो वहाँ से क्या कहा कि मेंडल अपनी लाइफ में बहुत अच्छा काम कर गया। उसके बाद उन्हें फादर की उपाधि दी गई, फादर ऑफ जेनेटिक्स, इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। इन्होंने क्या कहा कि देयर आर द फैक्टर्स व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर द कैरेक्टर ट्रांसफर, उन्होंने फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ बताया। आज की तारीख में हम फैक्टर्स को जीन्स कह रहे हैं, तो ये चीज जरूर याद रखने की मेंडल कॉल्ड जीन एज है, मेंडल ने जीन को क्या नाम दिया था, फैक्टर नाम दिया था। और उन्होंने पी प्लांट को क्यों चूज किया, एक तो कैसा प्लांट था वो, एनुअल प्लांट था। कैसा प्लांट था बच्चा वो, बेटा वो एनुअल प्लांट था, लाइफ साइकिल जल्दी पूरी हो रही थी। दूसरा उसके अंदर कैसे फ्लावर्स थे, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स थे, सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन दोनों ही पॉसिबल थी। तीसरा इसके अंदर हम बात करेंगे तो उसने कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर देखे, और उसने कितने कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर चूज किए, 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर चूज किए, ठीक है। पहला कैरेक्टर आपको, अब देखो, अब देखो मैं लिख रही हूँ, अब मैं लिख दे रही दूसरे कलर से, ध्यान देना, अब अपने आप बता देना भाई कौन सा, ठीक है। आपको मैंने क्या कहा, क्या याद लेना है, तवागिरी, साथ हो गए ना, तवागिरी। अब फिर इस तरह का ज्योग्राफी में वर्ड आता है, देख लो, तवा रोटी बनाते हैं, गिरी उसके ऊपर गिरी रख दी, तवागिरी, याद हो जाएगा ना। तुम तो सब बहुत इंटेलिजेंट हो, सब चीजें याद रख सकते हो, ये छोटी सी बात है, तवागिरी। टी से टॉल लिख दो यहाँ पे, टॉल। वी से वॉयलेट, ये डोमिनेंट लिख रहे हैं हम, पता है हमें क्या लिख रहे हैं, डोमिनेंट। एक हम क्या लिख रहे हैं, रिसेसिव। देखो काफी जरूरी नहीं होता है कि भैया एक की निमोनिक्स बनाई जाए, लेकिन क्योंकि इसमें कंफ्यूजन बाद में हम भूल जाते हैं, एक टाइम तो हमें याद रहेगा लेकिन दूसरे टाइम हम भूल जाते हैं, ठीक है। आपको ऐसा होना चाहिए 20 दिन बाद पूछ लिया कौन सा डोमिनेंट था कौन सा रिसेसिव था, तवागिरी याद रखा भाई ये डोमिनेंट था और ये रिसेसिव था। वॉयलेट टॉल था, ठीक है। अगर इसके लिखना चाहो, टॉल का अगेंस्ट क्या था, ड्वार्फ था। वॉयलेट क्या था बेटा, व्हाइट था। इसके रिसेसिव में ए से एक्सियल पोजीशन बन रही थी, एक्सियल थी, और इसके में क्या थी, टर्मिनल थी। और जी से क्या था, ग्रीन, और ग्रीन के अपोजिट क्या था, येलो। रिसेसिव में कौन था, येलो था। आई से क्या था बेटा, इन्फ्लेटेड था, और इससे क्या था, कॉन्स्ट्रिक्टेड, क्या था, कॉन्स्ट्रिक्टेड। आर से अगर हम बात करेंगे तो क्या था, राउंड, और इसके क्या था, रिंकल्ड नाम दिया। ओके बेटा, कॉन्स्ट्रिक्टेड और रिंकल में फर्क है, कॉन्स्ट्रिक्टेड मतलब चिपकी हुई, और रिंकल का मतलब क्या होता है, रिंकल नहीं पड़ जाते हैं, समझ रहे हैं ना सारे बच्चे। और वाई से क्या था, येलो, और ये क्या निकला इसके, ग्रीन। अब आ जाओ कैरेक्टर कौन से थे, ये तो हमने ट्रेड से लिख दिए, ठीक है। टी से टॉल, टॉल क्या होता है, प्लांट की हाइट होती है, कैरेक्टर हाइट हो गया। वी से वॉयलेट, क्या था, फ्लावर का कलर था। ए से एक्सियल, क्या थी, फ्लावर की पोजीशन थी। जी से ग्रीन, पोड, बस यहाँ पे गलती मत कर देना, पोड था, फली थी, ठीक है। फ्लावर के बाद हम क्या करेंगे, पोड पड़ेगा, उसके अंदर लास्ट में तो सीड दिखते हैं ना आपको, फ्रूट है, देखो फ्लावर है, फ्रूट, पोड इसका फ्लावर, फ्रूट है, फ्लावर है, अपने रिप्रोडक्शन पढ़ के आए, फ्लावर है, फ्लावर के अंदर क्या बनेगा, फ्रूट बनेगा, फ्रूट में क्या बनता है, सीड। तो सीधी सी बात है, याद रखने का, आप कंफ्यूज भी नहीं होगे कि भाई ग्रीन, पहले ग्रीन सीड का कलर था या नहीं। तो हमने क्या कहा भाई, इस तरह से फ्लैग पोजीशन है, ये क्या हो गया, पॉड का कलर, पॉड इसका फ्रूट होता है, ये क्या हो गई, पॉड की शेप हो गई, राउंड क्या हो गई, सीड की शेप हो गई, और ये क्या हो गई, सीड का कलर हो गया।
क्लियर है बेटा सारे बच्चों को? आगे मेरी बात समझ में? तो ये हमने किसके ऊपर बात कर लिया, ग्रेगर जोहान मेंडल के काम के ऊपर बात कर ली है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। अगर समझ में आया तो मुझे जरूर बताना, ठीक है बेटा। अब अगर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा वो मेंडल की मोनो हाइब्रिड क्रॉस से होगा, जो बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको उसमें समझना बेटा, बहुत अच्छे से समझ में आएगी आपको। ओके।